राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, जहां खासतौर पर अपने मार्च को निकालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ी हुई है, तो वहीं तमिलनाडु सरकार ने उसे आईना दिखाने का काम किया है। और साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मार्च को और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जब बैन किया जा सकता है, तो आरएसएस की मार्च को और आरएसएस को क्यों नहीं? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि वो जो चीजें चाहेगी वो करेगी और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि देश के माय लॉर्ड असल में वही है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लोगों का माय लॉर्ड बनने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा होने वाला हरगिज नहीं है। किस तरीके की तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे 5 मार्च को तमिलनाडु में कोई रूट मार्च नहीं निकालेंगे। आरएसएस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए अब स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर आरएसएस ने तमिलनाडु में 5 मार्च को रूट मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस पर सरकार ने रोक लगा दी, जिसके खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने रूट मार्च के लिए आरएसएस को इजाजत भी दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसे ईसीआई चर्च में 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में शूटर्स के कुलपति डॉक्टर आरबी लाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी। आज इस मामले में सुनवाई हुई और डॉक्टर आरबी लाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की। आपको बता दें कि फतेहपुर के सदर कोतवाली 20 से 25 दिसंबर के बीच शुआर्ट्स के पूर्व छात्र सुवेंद्र विक्रम सिंह और हरिहंस वीरेंद्र और मालवी सत्यावन की ओर से धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इनमें शुआर्ट्स के वीसी और बी लाल समेत कई आरोपी हैं। वीसी की ओर से चारों मुकदमों को खारिज किए जाने और अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई। हाईकोर्ट की अब एक खंडपीठ चारों मामले की एक साथ सुनवाई कर रही है। चारों में फैसला सुरक्षित है। अब डॉक्टर आरबी लाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक पूर्व मुख्य सचिव से जवाब मांगा, जो दुष्कर्म के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। 21 वर्षीय कथित पीड़ित महिला की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई जमानत को चुनौती दी गई, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कथित दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर आरोपी जितेंद्र नारायण को नोटिस जारी किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने 20 फरवरी को नारायण को जमानत दे दी। महिला ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी का झांसा देकर तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास पर ले जाकर नारायण और अन्य लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिस पर प्राथमिकी 1 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई थी, जब नारायण दिल्ली वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में तैनात थे। केंद्र ने उन्हें 17 अक्टूबर 2022 को निलंबित कर दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य सचिव को आकस्मिक तरीके से जमानत दे दी। पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकों को रद्द करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। वहीं साथ ही साथ कहा कि धन के लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है। शीर्ष अदालत ने अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को आड़े हाथ लिया
और कहा कि संवैधानिक अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों को कतई बर्दाश्त न करें। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जंगली जानवरों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास की देखभाल के लिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधिकार क्षेत्र को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति किसी भी बचाव या पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा भारत में स्थानांतरण या आयात या जंगली जानवरों की खरीद या कल्याण पर विवाद या शिकायत के अनुरोध पर भी सहायता और सहयोग लेकर विचार कर सकती है। भारत भर के सभी विभागों और प्राधिकरणों से इसकी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रयागराज के एक निजी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक को सामूहिक धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से बचा लिया। इसी पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने डीम्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर ध्यान दिया कि वे एक ऐसे मामले में गिरफ्तार होने के आसन खतरे का सामना कर रहे हैं जिसमें वे एफआईआर में नामजद आरोपी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के एक निवासी को 40 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। बयान के आधार पर उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह सबूत का कमजोर टुकड़ा है। इसी के साथ साथ शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकृत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वे अपना महत्व खो देती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 10 साल के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला मंचों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण यानी कि पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में संशोधन करना होगा। जिला नियमावली 2020 में राज्य आयोग एवं जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति होते पात्र हम बनने क्रमश में 20 वर्ष एवं 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को राज्य में रूट मार्च करने की अनुमति देने से इनकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सीनियर एडवोकेट मेनका गोस्वामी और महेश जेठमलानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष आरएसएस की तरफ से प्रस्तुत हुए। सुनवाई के अंत में जब जेठमलानी ने अदालत से कहा कि वे गुरु गोस्वामी के साथ पेश हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, मुझे लगा कि आप दूसरे पक्ष की ओर से पेश हो रहे हैं। जिसके जवाब में मेनका कुमार स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, माय लॉर्ड, संविधान हमसे हर तरह की मांग करता है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे 5 मार्च को राज्य भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित रूट मार्च और जनसभाओं की अनुमति देने की पूरी तरह से खिलाफ है। हालांकि राज्य सरकार ने खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के हर गली नुक्कड़ में आयोजित करने नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने मार्च के लिए मार्गों की सूची तैयार करने के लिए कोर्ट से कुछ समय मांगा है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का अनुरोध स्वीकार करते हुए जस्टिस वी सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सुनवाई 17 मार्च 2023 तक के लिए अब स्थगित करती है। यानी कि जितने केसेस को सामने रखा गया सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, उन केसेस में इन चीजों का योगदान अहम है कि किस तरीके से आरएसएस के लोग जुल्म और ज्यादती लोगों के ऊपर कर रहे हैं। इन्हीं के लोगों के ऊपर जो हैं रेप केसेस के आरोप लग रहे हैं। नौकरी देने के नाम पर किस तरीके के कृत्यों को अंजाम देते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और मार्च अगर निकाला जा रहा है तो मार्च की अनुमति तमिलनाडु सरकार ने यह कहकर रोकी है कि जब देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खतरा है तो देश के लिए खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
भले ही मद्रास हाई कोर्ट ने इजाजत आरएसएस को दी हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर यह बता दिया कि आपकी मनमानी देश में अब चलने नहीं वाली है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।